जो नेटवर्क्स थे वो तो हम्म। बेसिकली धनचो से 2 किलोमीटर पहले ही खत्म हो जाते जी थे। जी जी। पर मैं मानता हूँ ना कि मैंने मणि देखी है, मैंने जी। भगवान शिव देखा है। 80 से 90 किलोमीटर दूर चंबा रात को 12:30 बजे गया। ओ। फिर मैं वहां जाके एडमिट हुआ, मतलब 3-4 घंटे मुझे एडमिट किया। तो एक वो अंकल थे ना, वो हमारे वर्कर को जबरदस्ती मतलब मारने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ा सा लाइक फिजिकल थोड़ा हो हाँ गया। लोअर कास्ट हो गया ना ये। सैनिटेशन वर्कर्स के बच्चे थे ना, तो एक लंगर पे मैगी मैगी मिल रहा था। तो ना वो अंकल ना उन लोगों को मैगी नहीं दे रहे थे, पता नहीं क्या सीन हुआ था। वो अंकल बोल रहे कि दीज आर फ्रॉम लोअर कास्ट। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका ऑफ द रिकॉर्ड पॉडकास्ट में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मनी महेश यात्रा के बारे में, जो हमारे विकसित वॉलेंटियर के 5 मेंबर्स वहाँ पे मॉनिटर करने गए थे और एक हेल्पिंग हैंड की तरह वहाँ पे हीलिंग हिमालयस जो वहाँ की फाउंडेशन है वहाँ पे उनकी मदद करने गए थे। और कैसे उन्होंने कूड़ा और सब जितनी भी बाकी चीज़ें थी वहाँ पे उस यात्रा के दौरान उनको सेग्रीगेट किया, क्या क्या उनको डिफ़िकल्टीज आई उन 20-22 दिनों में। तो आइए उनसे बात करते हैं टीम विकसित फाउंडेशन की मेंबर्स के बारे में। स्वागत करते हैं पूरी टीम का, जिन्होंने सिर्फ ना कि मही महेश यात्रा में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, बल्कि 20-22 दिनों तक वहाँ के लोकल्स, वहाँ के वर्कर्स, वहाँ के ऑफिसर्स के साथ वहाँ पे इतना डटकर सामना किया वेदर का, और उस वेदर में काम भी किया। कहाँ से उन्होंने पूरे इतने टॉप से लेकर पूरे बेस कैंप तक वहाँ से कूड़ा सेग्रीगेट करके लाए और लोगों को, बाकी लोगों को, वहाँ के लोकल्स को भी इतना मोटिवेट करा। तो हमारी टीम में पूरे 5 जनों की टीम में थे, कमल जी थे, नेहा थी, शुभम थे, हर्ष थे और अभय थे। तो इन 5 के एक्सपीरियंस आइए जानते हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो अभी हमारे विकसित फैमिली से पहले मेंबर का स्वागत करते हैं, अभय का। जानते हैं उनके बारे में कि क्या क्या एक्सपीरियंस रहे उनके मनी महेश यात्रा में। तो अभय जी, आप पहला ये बताइए कि एज अ वॉलंटियर, एज अ पर्सनल इंडिविजुअल भी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और मनी महेश यात्रा है क्या? एज अ इंडिविजुअल मैं बोलूँ तो मणि महेश यात्रा बहुत ही स्पिरिचुअल यात्रा है। और एज अ वॉलंटियर देखूँ तो वहाँ पे जाना सबके लिए मतलब एक वो वाली बात होगी, स्पिरिचुअल वाली बात तो है ही। दूसरा, आप वहाँ जाके आप अपना टाइम दे रहे हो अच्छे काम के लिए, एज अ रिस्पॉन्सिबल एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। चाहे आप भले किसी भी स्टेट से हो, आप दूसरे स्टेट में जाके, पर हो तो वो स्टेट है तो इंडिया का ही पार्ट। एग्जैक्टली। तो आप वहाँ जाके अपना टाइम दे रहे हो इंडिया के लिए। और मणि महेश बेसिकली एक यात्रा है। मणि महेश एक कैलाश है जो तो एक्चुअली पंच कहाँ सिचुएटेड है, मतलब मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे हम कि यात्रा कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसी है, और कहाँ, कौन सी स्टेट में, शायद हिमाचल प्रदेश में ही है शायद ये। जी जी, जी हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है चंबा। जी। चंबा से थोड़ी दूर आता है एक जगह भरमौर। भरमौर से कुछ 70 किलोमीटर दूर एक जगह है हदसर। हदसर से मणिमहेश यात्रा की स्टार्टिंग होती है। मणिमहेश यात्रा बेसिकली 22 किलोमीटर्स, आई थिंक 22 किलोमीटर्स के आसपास की है। और ये यात्रा जो स्टार्ट होती है वो जन्माष्टमी से लेके राधाष्टमी तक होती है इसकी यात्रा। और मणिमहेश बेसिकली पंच कैलाशों में से एक कैलाश है, जिसे आई थिंक 4th कैलाश कहा जाता है। जी जी जी। मेरे ख्याल से तो सबको एक बार मणिमहेश जाना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ की जो वाइब है, जो वहाँ की जो आप वहाँ स्पिरिचुअल जर्नी एक्सपीरियंस करोगे, वो सबको एक बार करनी चाहिए। तो आपने फिर कौन सी साइट पे कितने दिन बिताए और कैसा रहा आपका पूरा ये सफ़र कि एज अ आप क्लीनर, लाइक हम यहाँ क्लीन करते रहते हैं सिटीज़ वगैरह में, बट पहाड़ों में क्लीन करना एक बहुत अलग चैलेंज होता है। बिल्कुल। वहाँ का टफ टेरेन हो गया, टफ वेदर हो गया, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो क्या चैलेंजेस आए और आपका कहाँ, किस स्पॉट्स पे थे आपके, कौन कौन से स्पॉट थे कि जहाँ पे आपने क्लीन करा? या जो मणिमहेश है बेसिकली, जो हमारी जो पूरी जो टीम सेटअप हुई थी, जी। जो मणिमहेश की जो टीम सेटअप हुई थी क्लीनिंग के लिए, वो अलग अलग स्पॉट्स पे सेटअप हुई थी। उसमें कुछ स्पॉट से, जैसे एक स्पॉट था हदसर जो था बेस था। बेस। उसके बाद था एक गोयनाला। हाँ, वो गोयनाला के बाद एक जगह थी धनचो। धनचो बेसिकली मिडल पार्ट था पूरी जर्नी का। ओके। और वो सबसे बड़ा पार्ट था, क्योंकि वो जो एक छोटा सा, बेसिकली धनचो एक छोटा सा शहर बसा रखा है, या छोटा सा गांव या कस्बा कह लो, जी जी। बसा रखा है। वो एटलीस्ट आई थिंक 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ था। तो मोस्टली यात्री वहीं पे स्टे करते थे। और उसके बाद एक जगह आती थी सुंदरासी। धनचो से भी 2 रास्ते बढ़ते थे, एक जो डायरेक्ट सुंदरासी जाता था, एक सुंदरासी होते हुए गौरीकुंड जाता था, और एक रास्ता जो डायरेक्ट गौरीकुंड जाता तो था। बेसिकली आपकी टीम डिवाइड हुई थी, हाँ मेंबर्स, मतलब आपने एक बेस स्पॉट पे आप रहे हाँ, और वहां से सारे आप डिस्ट्रीब्यूट हुए। डिस्ट्रीब्यूट है। जो मतलब मैंने नाम्स बताए, जी जी। वहाँ पे हमारी टीम्स थी ओके ओके। कि वो उतना एरिया देख रही थी। जैसे अगर मैं धनचो में हूँ, तो मैं धनचो से नीचे
गोइनाला से हल्का ऊपर और सुंदरासी से नीचे और देखूंगा। और जो सुंदरासी वाला बंदा था वो सुंदरासी का और गौरीकुंड से थोड़ा पहले और धनचो से थोड़ा बाद का वो देखेगा। मतलब हमने एक एक जगह ऐसे फिक्स कर रखी थी कि इतने इतने एरिया हमारी डिस्टेंस के दौरान आपने चाहे 500 मीटर 1 किलोमीटर का होगा वो आपने वो कर रखा था। तो इन डिस्टेंस पे आप जैसे मेरे ख्याल से पहाड़ों में तो जब टॉप उसमें जाते हैं तो नेटवर्क के इश्यूज बहुत ज्यादा पड़ते हैं। नेटवर्क की तो बहुत ज्यादा इश्यूज। तो आपने फिर कोऑर्डिनेट कैसे किया, क्योंकि इतने टफ टेरेन में तो काफी ज्यादा मुश्किल था ये चीजें। एक्चुअली हमें ना बेसिकली रोज का डाटा भेजना होता था कि आज हमने कितने बैग्स मार्क किए, क्या क्या कलेक्ट किया, चाहे वो पेट बॉटल्स थी या फिर क्लॉथ्स थे जितने भी हमने। तो हम हर टीम के पास हर एक स्पॉट के पास एक एक वॉकी मतलब अवेलेबल था वॉकी, उसको हम लंगर से चार्ज करते थे और उस वॉकी के थ्रू डाटा जाता था। और जैसे अगर आप पूछो कि अगर हमें घर पे कॉल करना होता था, हाँ मतलब तो, घर पे भी बताना होगा, वो भी चिंता करोगे कि आप 20 से 22 दिनों के लिए जा रखे हैं, वो भी सिर्फ घूमने जा रखे होते लोग, तो घर वाले तो तब भी चिंता करते हैं, बट उस दौरान आपने उस कितने क्या बोल सकते हैं पहाड़ों के रास्ते में वहाँ पे बहुत टफ होता होगा। जो नेटवर्क्स थे वो तो बेसिकली धनचो से 2 किलोमीटर पहले खत्म हो जाते थे। जी जी जी। एक BSNL चलता था, मतलब मान लो कोई सिम ना चले, जियो जो इतनी जानी मानी सिम है, ये एयरटेल वो नहीं चल रही, लेकिन BSNL हाँ पहाड़ों में बेसिकली BSNL वो चल रहा है। जी। तो हम भी धनचो से भी कम से कम थोड़ा सा नीचे आते थे 1 किलोमीटर के आसपास, तो वहाँ नेटवर्क थोड़ा मिलता था, जैसे 1 टावर मिल गया, कभी 2, किस्मत है अगर आपकी 2 टावर मिल गई तो वहां से फिर फोन के थ्रू डाटा हम अक्सर भेजते थे, और जो उसके ऊपर था वहां से तो वॉकी के थ्रू आता था। तो इन जब स्टेशन पे रुकते थे आप तो थोड़े स्टेज थे आपके लिए, क्योंकि मैंने जितने देखा यात्राओं में, जैसे कि केदारनाथ यात्रा हो गई अपनी, या जितनी भी हमारी तुंगनाथ की यात्राएं होंगी, तो एक ये भी काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे है। बिल्कुल। तो इन पे भी पहले हमारा बेस कैंप्स होते हैं, फिर उसमें भी ठहरने का होता है, खाने पीने की व्यवस्था होती है। तो एज अ वॉलंटियर, विकसित वॉलंटियर, बाकी एज आपको बाकियों को भी देखना था, तो आप सबके लिए वो सुविधाएं कैसी थी, कैसे आप सबने मतलब वो मैनेज कर रखा था? जो स्टे था अगर मैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलूँ तो स्टे 5 स्टार से कम नहीं था। अच्छा, क्योंकि व्यू के लिए कह रहे हैं आपके सामने? हाँ, जो हमारे, क्योंकि हम बेसिकली हम किसी भी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो व्यू के पैसे देते हैं। एग्जैक्टली। आप जैसे अगर मैं जॉब भी कर रहा हूँ, हाँ, तो मैं बताऊँ कि यार 1 हफ्ता मैंने जॉब की, अब थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कहीं हिल स्टेशन जाऊँ, तो एक तो व्यू तो आपको दिख रहा है जी। अब स्टे में ये कमी थी कि टेंट में पानी आ जाता था कभी कभी, जैसे बारिश हो गई तो टेंट में पानी आ जाए। और बारिश का क्या रहता था? लाइक आप जिस टाइम पे गए थे, आपकी डेट्स क्या थी आप जिसमें गए थे आप पर्टिकुलर? जिस टाइम पे हम गए थे, हम 22 अगस्त से आई थिंक 10 अगस्त, हाँ, 1 सितंबर के आसपास, 9 या 10 सितंबर के आसपास तक हम लोग गए थे। तो उसमें वेदर तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि सबसे मेन चैलेंजिंग ही वेदर था। कभी ऐसा हो कि रात को सो रहे हो, अब बारिश आ जाए तो फिर? बिल्कुल ऐसा हुआ। और ऊपर से वेस्ट कलेक्ट करना सूखा और उस चीज को नीचे ले जाना, पर वो गीला हो जाए तो और ज्यादा भारी हो जाए। तो मतलब स्टेज, जैसा आपने बोला कि रात में बारिश हो जाती थी, तो हम पहले उठते थे और देखते थे कि कहीं पानी तो नहीं आ गया टेंट में, क्योंकि हम लोग बेसिकली टेंट बड़ा था लेकिन हम सोते मिडल में थे, क्योंकि साइड में पानी आ जाता था। वो कवर अप तो बिल्कुल प्रॉपर्ली हो नहीं सकता। हमें अपनी हेल्थ भी ध्यान रखनी है, क्योंकि अगले दिन हमें काम भी करना है। और अगर हेल्थ खराब हुए तो जैसे होता है ना कि अगर 5 बंदों की टीम है, सबके एक एक इंडिविजुअल आपको काम दे रखे हैं, हाँ, अब उसमें से भी अगर कोई एक बीमार पड़ गया, हाँ, तो उसकी स्पॉट खाली होगी, अब उसकी फिल कैसे करें? ऊपर से वर्कलोड और ज्यादा बढ़ जाएगा। और वैसे ही मेरे ख्याल से इस ट्रैक पे तो लिमिटेड आपके वर्कफोर्स ही होगी। हाँ, बहुत लिमिटेड वर्कफोर्स थी। हमें कुछ भी मतलब एक स्टेप भी जो उठाना पड़ता था वो सोच के उठाना पड़ता था कि अगर यहाँ के तो ऐसे। तो आपके वर्किंग आवर्स कितने थे अभी? वर्किंग आवर्स मेरे ख्याल से कुछ डिसाइडेड तो नहीं था। हम सुबह 7 बजे उठते थे, हाँ, 7 बजे फ्रेश वगैरह होके सब कुछ थोड़ा बहुत खाना, मतलब मोस्टली कम ही करते थे हम लोग, क्योंकि काम भी करना होता था। तो 8 बजे से हम निकल जाते थे और हम सीधा 5 और 6 बजे शाम को टेंट में घुसते थे। 5-6 कभी कभी तो 8 बजे टेंट में घुस रहे हैं। और मिनिमम टेम्परेचर कितना रहता है वहाँ का? कुछ आइडिया आपको? टेम्परेचर तो आई थिंक 2 के आसपास, या मतलब मैंने ओले गिरते हुए देखे, तो आप उससे देख लो। अब एक दिन तो हमें लगा कि बर्फ गिर रही है, फिर जब सर पे पड़ा तो पता चला ओले गिर वही है, टफ टेरेन के लिए तो होता ही है। और दिल्ली के वेदर और हिमाचल के वेदर में ऑब्वियसली सारे लोग जानते हैं काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन आपको वैसे उस टेरेन में, लाइक मैं बार बार उस चीज़ का वर्ड इसलिए करूँ क्योंकि प्लेन में हम जैसे यहाँ विकसित वॉलंटियर्स या बाकी जो NGOs काम करते हैं बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए सिटीज़ में वैसे काम करने में, बट उसमें क्या चैलेंजेस आपको लगे कि
वेस्ट इकट्ठा करने में या लोगों को बताने में, ऑर्गेनाइज करने में कि भाई आपको यहाँ से ही वेस्ट ले जाना है, कोऑर्डिनेट करने में, तो आपको कैसे चैलेंजेस आए? जो एक तो वेदर का जैसा आपने पार्ट बोला वो बहुत मतलब चैलेंजिंग था, मतलब बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि हम दिल्ली में वेदर देखते हैं तो आपको पता चल रहा होता है वेदर चेंज होते हुए। हम यहाँ पे अगर ठंड भी लगे तो हम कपड़े पहनकर अपना रिलैक्स हो जाते कपड़े हैं, पहन पर के वहाँ पे relax। सिर्फ आई थिंक सो कपड़े पहनकर ही सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे वेदर मतलब एकदम क्विक चेंज जो वेदर का होता है ना, वो था कि आप मतलब अभी आप यहाँ खड़े हो, हाँ धूप निकल रही है, धूप तो रेयर ही देखता था मैं बहुत, हाँ अच्छा। बस ऐसे कोहरा कोहरा सा, हाँ तो और आप जैसे टर्न हुए 2-3 मिनट पे बारिश शुरू, हाँ फिर उस बारिश में भी कभी कभी धूप निकल गई, हाँ हमें कपड़े भी सुखाने होते थे अपने, हाँ तो हम कपड़े सुखाने के लिए भी ऐसा करते कि धूप आई रख दिया, अपने उससे पहले दिख गई बादल आ रहे, भाग के जाओ कपड़े रख दो अंदर। कपड़ों की भी बहुत दिक्कत आती है। कपड़ों की बहुत दिक्कत थी, हाँ और काम करते चैलेंज ये है कि बारिश तो कभी भी हो जाती थी, तो हमें मार्किंग्स में बहुत दिक्कत होती थी, हम जो भी कट्टे सील करते थे। अच्छा, आप मतलब पर्टिकुलर जैसे सपोज फॉर एग्जांपल 10-12 किलो का हमारा इकट्ठा हो गया तो उसमें मार्किंग वगैरह करते थे। मार्किंग तो वगैरह मार्किंग आप क्या मार्कर वगैरह मतलब क्या, क्योंकि वहाँ पे तो आई थिंक तो चलते ही नहीं होंगे इतने time हम में। पहले मार्कर्स यूज करते थे जी। फिर हमें जब बारिश होती थी तो हम पता चलता था कि मार्कर्स मतलब अच्छे से शो नहीं हो रहे, तो हमने फिर पेंट्स यूज करने शुरू किए। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ अपना, एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मार्किंग्स करने में बहुत टफ था, 2-3 दिन से वहाँ पे कुछ गया भी नहीं, मतलब जो हमें डाटा भेजना होता था हर रोज़ का, जी। हाँ तो वो नीचे पहुँचाना होता था हदसर में कि आज के कितने बैग सील हुए क्या हुआ, हाँ पर वो 2-3 दिन से जा नहीं पा रहा था, और अगर हम एज अ कॉर्पोरेट लाइफ भी देखें तो 2-3 दिन का काम इकट्ठा हो जाता है, तो अगले दिन फिर बर्डन आ जाता है। ऊपर से वो टीम हाँ कहता है जल्दी करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अब हमें भेजना था, हाँ तो हमने क्या किया कि तिरपाल होती है ना, तो तिरपाल को अपने सर पे रखा, कट्टों को अपने नीचे रखा, और फिर मार्किंग स्टार्ट की, फिर मार्किंग की, फिर हटाया, फिर उसको मार्किंग की, फिर हटाया, फिर अगले कट्टे को मार्किंग की, ऐसे, और हमारे ऊपर बारिश पड़ रही है। तो आपने मतलब बेसिकली जुगाड़ किया। जुगाड़ किया, क्योंकि वहाँ पे अब बिना जुगाड़े कुछ हो भी नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज थी नहीं, हाँ ये कह सकते हो मेडिकल की फैसिलिटीज हम कह सकते थे अवेलेबल थी, मेडिकल फैसिलिटीज, एनडीआरएफ टीम, ये सब अवेलेबल थे, पुलिस वगैरह थी, हाँ पर जो हमारा काम है उसको तो हमें करना है ना, कोई हम किससे वो थोड़ी कर सकते हैं। तो आई थिंक सो वहाँ पे इतनी बड़ी यात्रा होती है मनी महेश, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा ऑफिसर्स होते होंगे या बाकी सारे और वॉलंटियर्स या वर्कर्स होते होंगे, तो उनसे आपका कैसा रहा मतलब एक्सपीरियंस उनके साथ काम करके, क्योंकि आप आई थिंक सो आपकी तो शायद पहली बार एज अ विकसित वॉलंटियर आप गए थे, बट वहाँ पे आपका पहली बार कैसा एक्सपीरियंस रहा उन लोगों के साथ? मैं कहूँगा कि जैसे आप कहीं पे भी जॉब करोगे, कुछ भी काम करोगे, या आप कुछ भी, आप जैसे हम रिक्शित में ही कभी भी ड्राइव पे जाते हैं, तो आपका सबके साथ नेचर सेम नहीं हो सकता, एग्जैक्टली है ना, आप 2 बंदों से बात करोगे, हाँ तो उसके साथ आपका नेचर बैठेगा, तीसरा कोई बीच में बोलेगा, बोले ये क्यों बोल रहा है, हम ऐसा सोचते हैं ना, हाँ तो वही सेम सिचुएशन थी कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, एक तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर, तो एक होता है ना कि रुतबा आ जाता है, हाँ तो उनका नेचर हमारे थ्रू थोड़ा कुछ कुछ का तो बहुत अच्छा था, और कुछ कुछ का तो ऐसे था कि हम लोग बस ऐसे फालतू काम कर रहे हैं, कि उनके लिए था ये, क्योंकि वहाँ पे ना क्योंकि सेक्टर ऑफिसर्स अलॉट होते थे, ओके, हर हफ्ते के अलग अलग सेक्टर ऑफिसर, बेसिकली 4 वीक्स का था, तो आपने हर हफ्ते ऑफिसर चेंज होते देखे, पर वहाँ पे ये था कि अगर हम कुछ भी सिचुएशन, मेन जो वहाँ पे जो हेड था वो सेक्टर ऑफिसर ही होता था, उसके अंडर ही पुलिस आती थी, एनडीआरएफ आता था, सब कुछ उसके अंडर आता था, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट के आईएएस के अंडर सब आता है, वैसे वो मान लो सेक्टर ऑफिसर आईएएस था वहाँ, तो हम कुछ भी इस हफ्ते का कुछ भी प्रॉब्लम अगर उसको बताते थे, हाँ तो अगले वो कहता था ठीक है सॉल्व कर दूंगा, अगले हफ्ते नया सेक्टर ऑफिसर आ जाता था, तो मतलब वो चैलेंजेस ये भी आते हाँ थे। एक चैलेंजेस ये भी आते थे। तो वैसे अभी आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा इस यात्रा का? मुझे थोड़ा सा अगर मैं कंक्लूजन जानूँ इस चीज़ का कि आप एज अ वॉलंटियर गए, तो आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या था? मेरा तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जी ऐसा था कि सामने कैलाश देखना रोज, वो एक अलग मतलब एक वो थी स्पिरिचुअल कहते भावना, कि आप रोज उठ के कैलाश देख रहे हो, कि आप, मुझे तो ऐसा फील होता था कि भगवान शिव मतलब मेरे को दिख रहे सामने, क्योंकि मैं वहाँ जाके थोड़ा मेडिटेशन वगैरह भी किया था मैंने हाइट पे, जी जी जी। हाँ क्योंकि वो बेसिकली नाम ही मणि महेश है, मनी महेश। तो बहुत कम लोगों को मणि देखने का मौका मिलता है, जी। कि जब सन जो होता है वो कैलाश के पीछे जब राइज कर रहा होता है, हाँ तो वो उसकी जो रेज होती है ना वो मणि पे पड़ती है, तो वो पूरा जो जो एनवायरनमेंट होता है ना वो ब्लू हो जाता है,
रेस पढ़ के। तो वो मैंने देखी है, मैंने अपनी आंखों से मणि देखी है। अब चाहे लोग कहते हैं कि कुछ नहीं, रेस पड़ रही है बर्फ पे और ऐसा, पर मैं मानता हूँ ना कि मैंने मणि देखी है, मैंने भगवान शिव देखा है, क्योंकि मैं मानता हूँ। अब वही बात है कि मानो तो गंगा और नहीं मानो तो बहता पानी। अभय जी, बाकी हम आपके मेंबर से डिस्कस करते हैं कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, अभी हमने अभय से बातचीत करी और जाना महेश के बारे में और उनके खुद के एक्सपीरियंस के बारे में। तो अभी मेरे साथ वृश्चिक वॉलंटियर के कमल और नेहा साथ बैठे हैं। तो आज आइए बात करते हैं उनसे, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा उनकी ज़ुबानी। तो कमल और नेहा, आप बताइए कि आप कौन सी साइड पर थे, आपका मतलब कहाँ का रोल था, क्या था आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? हम दोनों हटसर साइड पर थे। हटसर बेस कैंप था पूरी यात्रा का। जी। मतलब आप अगर गाड़ी से मणिमहेश की यात्रा के लिए आ रहे हैं तो गाड़ी सिर्फ हटसर तक रहेगी, उसके बाद पैदल यात्रा थी आपकी मणिमहेश लेक तक। जी। तो हटसर हमारे लिए बेस कैंप था। तो जितना भी हमारा डाटा कलेक्शन का काम था या फिर एट द एंड ऑफ द यात्रा जो भी वेस्ट कलेक्टेड होकर हटसर वो आएगा, उसके बाद वो रिसाइकलिंग यूनिट्स तक जाएगा। तो दैट वाज हमारे लिए हटसर हमारा बेस कैंप था। हम लोग हटसर में 5 वॉलंटियर्स थे, जिसमें मैं, कमल, हर्ष एंड शुभम, हम 4 वॉलंटियर्स और एक हमारे साथ कोई भी एक सर रहते थे जो हमें सुपरवाइज करते थे। सो हमारा हटसर में मेन काम ये था कि हम 2 टीम्स में डिवाइडेड थे। एक जो वेस्ट कलेक्ट हुआ है उसका सेग्रीगेशन देखेंगे जी। इन एक जो हमारे वर्कर्स थे उनके साथ वेस्ट कलेक्शन के लिए जाएंगे। सो वेस्ट कैंप में अराउंड 1 to 2 किलोमीटर्स का जो एरिया था वो हमें कवर करना होता था एवरी डे। सो वी स्टार्ट आवर डे लाइक 6-6:30, क्योंकि पहली शिफ्ट जो वर्कर्स की होती थी वो स्वीपर्स की होती थी। तो 7-8 के दौरान दे स्टार्ट देयर वर्क। उसके बाद एक बार जो स्वीपर्स वेस्ट कलेक्ट कर देते थे छोटे छोटे जगह जगह, सो उसके बाद देन कलेक्शन होती थी, जिसमें हम कलेक्शन भी ये मेक श्योर करना होता था कि वो सेग्रीगेटेड वेस्ट हो। तो जब मैं सेग्रीगेटेड वेस्ट कह रही हूँ तो हम सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करते थे, दैट इज ड्राई वेस्ट। तो अब बेसिकली वहाँ पे लाइक प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह, लेज वगैरह पैकेट, ऐसे चिप्स वगैरह पैकेट तो मिलते होंगे, बट और क्या चीज़ें मिलती थी जो आपको देखने को मिलती थी कि आपको सेग्रीगेट करने में मुश्किल होती थी, ऐसा कुछ? सबसे ज्यादा तो प्लास्टिक बॉटल्स, पीईटी, देन एमएलपी, प्लास्टिक के पैकेट्स आते हैं, मल्टीलेयर प्लास्टिक। उसके बाद ग्लास है, कई बार क्लोथ्स, शूज भी मिलते थे। सबसे उससे अलावा एक कार्डबोर्ड। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैक्सिमम क्वांटिटी में हमें मिलती थी। ग्लास में भी एक प्रॉब्लम थी कि कई बार क्रश्ड बॉटल्स मिलती थी, तो उसमें पीसीस का इशू है। और वहाँ इतने सारे एनिमल्स थे कि अगर कोई किसी खा ले तो वो पूरा थ्रोट या फिर बहुत हार्म कर सकता था उनको। तो हम कोशिश करते थे कि कुछ ना छोड़े रास्ते में, क्योंकि खच्चर हैं या फिर और कोई भी शीप्स वगैरह के काफ़ी बड़े झुंड जाते थे वहाँ से। सो यही कोशिश रहती थी कि उन्हें तो क्या है, जो भी चीज़ दिखती थी दे ट्राई टू ईट इट। हाँ, सो हमारा ये रहता था कि हम रास्ते में कुछ ना छोड़े वेस्ट कलेक्शन के दौरान। एंड दैट टू हम दो बार कलेक्शन करने की कोशिश करते थे थ्रू आउट द डे, क्योंकि वो एरिया भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। एक पार्किंग वाला एरिया मंदिर तक, एंड उसके बाद एक बस स्टैंड से यहाँ तक। उन्होंने आप, मतलब मैं जितना जान पा रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में काफ़ी डिफरेंस था, तो आप थोड़ा मतलब खुल के बता पाएंगे कि क्या आपका सेल्फ एक्सपीरियंस रहा? यार मैंने जब फॉर्म अप्लाई किया, मैं सोचा पहाड़ों पे घूमूंगा, देखूंगा पहाड़ों पे। फिर उसके बाद यहाँ से जाते हुए पहले मेरी हालत ख़राब, जैसे पहाड़, जैसे जैसे हम क्या कहते हैं, पठानकोट से जैसे हिमालय माउंटेन्स की तरफ आए, हिल एरिया में तरफ आए, पहाड़ों की तरफ आए। फिर वहाँ पे जैसे बस जाने लगी तो यार मेरे को चक्कर आने लगा, मेरे को 2-3 बार उल्टियाँ हुई। फिर इसने मेरे को दवा दिया, फिर उसके बाद तो थोड़ा शांत हुआ, फिर भी चक्कर आ रहा था। फिर मैं उधर उसके बैक सीट पे मैं सो गया, फिर ऐसे गया। फिर उसके बाद मैं अपनी किताब भी, यानी मैं अपनी डायरी लेके गया था, सोचा था पहाड़ों के बीच शायरी वगैरह लिखूंगा, कुछ मेरे को कॉमेडी जोक्स भी लिखना आता है तो मैं वो भी लिखता हूँ बाकी। फिर इसको जब देखा यार, मैंने आज तक 10 घंटा ड्यूटी नहीं की कभी अपने उस पर। मेरा भी खुद के जो अमेजोन में है काम है, तो मैं 10 घंटा ड्यूटी नहीं की, फिर मैंने वहाँ 10 घंटा ड्यूटी किया। और फिर उसके बाद अब पहाड़ चढ़ना यार, पहाड़ चढ़ने के बाद बहुत चैलेंजिंग है यार, ज़्यादा पैर दर्द हो जाता है। एक तो हमारा जहाँ पे रूम था, रूम चढ़ के जीभ ना गधे की तरह निकल जाती थी आकर। आपका जो रहने का था और जो वर्किंग एरिया था वो इतना दूर था कि वहाँ जाने में इतना टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा टाइम। ये तो नीचे ही रह जाती थी, कभी कभी जाती ही नहीं थी। ये सुबह उतरती थी, फिर कभी कभी ये, फिर उसके बाद शाम को आती थी, क्योंकि चढ़ाई बहुत ही यहाँ रहते थे। तो लोकल क्लीनिंग स्टाफ के साथ आपका मतलब काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? लोकल तो कोई था ही नहीं, पंजाब के वर्कर थे। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद उन्हीं के साथ काम करता था, बट थोड़ा बहुत अजीब सा नाटक भी करते थे। लोगों ने बता रखा था कि ये पंजाब के वर्कर थोड़ा ऐसे ही करते, तो हम लोग उनके साथ ऐसे रहते।
तो कभी कोई बीमार हो जाता था, कभी क्या हो जाता, फिर भी मैं उनके घर पे ही जाकर, मैं और मेरे साथ हर्ष रहता था, उनके घर पे ही जाके उनको उठाते, भाई चलो यार कराना है कराना है कराना मतलब है, आप ऐसे उनको करके। सुबह सुबह उठा हाँ, रहे हो या ऐसे सुबह कर रहे हो सुबह कि चलो भाई। हाँ, हम लोग का 7 बजे ड्यूटी थी, हम्म। ऐसे करते करते 9 बज जाता था। उन लोगों को ऐसे हो गए, आलसीपन वाले थे, बट फिर भी वो काम करते थे। ऐसे आपने कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखा ही होगा, बट कुछ ऐसा एक यूनिक एक्सपीरियंस बताइए कि वहाँ करके आपको ऐसा लगा कि यार ये काम तो कुछ ज़्यादा ही अलग है, कुछ ज़्यादा ही न्यू एक्सपीरियंस है। देखो हम तो वृक्षित में, मैं 3 साल होने वाला मेरा, जी। तो हम लोग कूड़ा इकट्ठा करते हैं, जैसे कुछ भी हो इकट्ठा करके जैसे हम सफाई कर देते हैं। तो बाकी वहाँ पे मैं जब गया तो सेग्रीगेशन था, जैसे MLP हुआ, मल्टी लेयर प्लास्टिक, उसको जो पॉलीथीन होगा उसको अलग करना, बॉटल अलग करना, और बाकी क्या कहते हैं कांच के बोतल भी अलग करना, और बाकी चीज़ें जो भी कार्डबोर्ड वगैरह अलग करना, तो वहाँ पे अलग कर रहे थे, अलग उसका कट्टा बनता था। फिर बाकी तो सारे आप लोग जितने भी वर्कर्स हेल्पर्स थे खुद उठा के ले जा रहे थे या फिर कोई मतलब ऐसा कोई मीडियम था, घोड़े खच्चर वगैरह थे, कुछ ऐसा कुछ? 1 किलोमीटर का जो एरिया था तो वो हम जनरली क्या करते थे, कलेक्ट करते हुए जाते थे और बीच में हमारी एक कलेक्शन साइट थी, वहाँ छोड़ देते थे। सिमिलरली अगर हम दूसरी साइड से वापस आ रहे हैं तो हमने वो कलेक्शन साइट मिड पॉइंट बना लिया था। तो कलेक्शन के दौरान वहाँ तक आए, लीव देयर बैग्स एंड उसके बाद वो नए बैग्स लेकर दूसरी साइड से शुरू करते थे। तो कलेक्शन पॉइंट ही मिड पॉइंट था जहाँ पर वो तो खुद ही लाते थे बैग्स, वहीं कलेक्ट करते थे एंड देन वी डू सेग्रीगेशन। या कभी कभी बैग भर जाता था, जैसे हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और बैग भर जाते थे, बैग भी बहुत सारे होते थे, बैग भी बहुत बैग सारे हम तो वहाँ पे रख देते, तो मैं और हर्ष जाते थे। फिर उसके बाद जैसे बैग उनका हो गया ड्यूटी पूरा, 3 घंटे सुबह होता था, फिर 3 घंटे शाम को इंसिट करवाते थे। उनका जैसे ड्यूटी हो गया तो हम लोग, मैं और हर्ष उठा के वहाँ से लाते थे, कहीं जैसे कलेक्ट किया वो भर के कट्टा, फिर वहाँ पे छोड़ देते थे, फिर हम कलेक्ट करते हुए जाते थे। तो मतलब आप खुद तो कर ही रहे थे प्लस बाकियों से भी आप मैनेज करवा रहे थे कि आपको ये इस बेस पे फिर उसके नीचे नीचे लाना है, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर हम यहाँ पे ऐसे बैठकर बात करें तो सबसे टॉप पे जो अगर कोई सबसे टॉप यानी कि पीक पे जो हमारा टॉप मोस्ट जो हमारा पॉइंट होगा वहाँ पे अगर कोई कूड़ा हो तो वहाँ से नीचे लाने में एक एक बेस करके लाना पड़ेगा, जैसे स्टेप वाइज लाना पड़ेगा। हम डायरेक्टली उसको ला ही नहीं सकते, बहुत टाइम भी लगेगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लगेगी। और बताइए बाकी आपके साथ जो ऑफिसर्स थे और बाकी लोग थे तो कैसा आपको लगा उनके साथ काम कर, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम था और वो तो मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम से कर ही रहे हैं वो चीज़ें, तो कैसा रहा था आपका वैसे सेल्फ एक्सपीरियंस? हमारे लिए नया था। ओब्वियसली जिनके साथ हम काम कर रहे थे वो हर साल यात्रा में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्हें आइडिया था कि ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं ड्यूरिंग द यात्रा, बट हमारे लिए सब कुछ नया था। जगह भी नहीं और काम भी नया, क्योंकि हम अभी तक से वेस्ट कलेक्शन करते थे। नाउ द सेग्रीगेशन पार्ट जो नया ऐड हुआ वो हमारे लिए भी नया था। सिमिलरली उनको जगह का आइडिया था कि वेदर कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लाइक मैंने जाने के बाद ये समझा कि हाई एल्टीट्यूड में आपकी डाइट थोड़ी डिफरेंट रहनी चाहिए, थोड़ी सी सॉफ्ट डाइट रहनी चाहिए ताकि आप उस एनवायरनमेंट में कोप कर सकें। एग्जैक्टली। तो वो धीरे धीरे बातें समझ में आई। फॉर द नेक्स्ट टाइम अगर हमें दोबारा जाने का मौका मिलता है तो आई थिंक एक्सपीरियंस और बेटर होगा, हम अपनी तरफ से भी और एफर्ट्स डाल सकेंगे, क्योंकि अब हमें भी आइडिया है कि कैसे काम होता है वेस्ट सेग्रीगेशन का, या फिर यात्रा के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। पर इस दौरान क्या टूरिस्ट वगैरह तो ऑफकोर्स वहाँ पे आ रहे होंगे, क्योंकि वो हमारे मनी महेश बहुत जानी मानी साइट है, पिलग्रिमेज साइट, तो टूरिस्ट या फिर लोकल्स ने आपकी कोई हेल्प करी? टूरिस्ट ऐसे आते थे, हम लोग को अप्रिशिएट करते थे, जैसे हम लोग कूड़ा कलेक्ट करते थे तो कहते थे भाई ये क्या कर रहे हो, तो हमको लोग भाई हम कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे उनको बताते सेग्रीगेट होगा ये, उनको भी समझाते थे कि भाई बोतल अपना जो आप कूड़ा लेके जाते हो, जैसे मनी महेश यात्रा पे जाते कुछ लोग वहाँ पे छोड़ देते तो भाई वापस उनको लेके आ जाना, तो वो लोग भी कहते थे हाँ ठीक है। और फिर कई लोग तो हमारे साथ फ़ोटो भी खिंचवाते थे कि अच्छा आप लोग उठाते जो भी है हमारे साथ फ़ोटो, हमारे साथ वीडियो भी बना चुके हैं वो लोग कि हाँ ब्लॉगर्स वगैरह लोग आते होंगे अपनी वीडियोस, हाँ तारीफ भी कर रहे थे, तो अच्छा लगता था। नहीं, मैं जानना चाहूँगा कि आपने फिर जैसे आपने मुझे बताया कि प्रॉपर सेग्रीगेशन हो रहा था, मतलब एक सिस्टम था, जैसे हम सिटी में भी हम कोई कितनी भी NGOs हैं या हमारी खुद की NGO विकसित फाउंडेशन है, वो सेग्रीगेशन करती है, फिर प्रॉपरली उसको रिसाइकिल करती है, फिर उसका प्रॉपर कंक्लूजन होता है फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टू लास्ट स्टेज। तो वहाँ पे भी आपको ऐसा देखने को मिला होगा डेफिनेटली, तो आपको कैसा लगा कि वहाँ पे भी इतने हाई एल्टीट्यूड पे काम हो रहा है, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी लगी होंगी मेरे ख्याल से, तो कि ये तो बिल्कुल हटके काम हो रहा है, राइट? अगर मैं डाटा की बात करूं तो ड्यूरिंग द यात्रा हमने करीब 8,000 किलो प्लस, सो 8,500 समथिंग था, इतना वेस्ट हमने कलेक्ट किया है। एंड मेरा एक जो पर्सपेक्टिव में चेंज आया थ्रू आउट द यात्रा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मुझे एक बार सर ने बोली थी, हमारे जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे हीलिंग हिमालयस की तरफ से सर थे, तो उन्होंने बोला था जो हम वेस्ट बोलते हैं
कलेक्शन के बाद, वो वेस्ट नहीं है एक्चुअली, वो मटेरियल है, बिकॉज वो आगे जाकर किसी ना किसी और चीज में यूज हो सकता है। बेसिकली वो वेस्ट कन्वर्ट होगा हाँ किसी करेक्ट, हाँ करेक्ट, रिसाइकिल सो इट्स बेस मटेरियल फॉर समथिंग एल्स। सो वो एक मेन पर्सपेक्टिव में चेंज आया मेरा यात्रा के बाद। एंड कोई भी चीज जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, इधर इट्स ग्लास, इधर इट्स पीईटी, एमएलपी, तो उसका यूटिलाइजेशन किसी और चीज में हो सकता है इन फ्यूचर, अगर हम उसका सही तरीके से यूज करें, कलेक्शन करें, एक सही तरीके से प्रोसेस में हुए तो हम, और बहुत सही बात कही आपने कि वो वेस्ट नहीं होता, जब उसको हम वापस रिसाइकिल करके कर सकते हैं, तो चाहे वेस्ट हो कहीं का भी हो। So throughout the yatra, we have collected more than 8,500 kgs of material for Okay. something new. दैट्स वेरी ग्रेट। सो मैं आप दोनों से एक रैपिड फायर राउंड करना चाहूँगा। तो पहला क्वेश्चन नेहा, आप दोनों आप जवाब दीजिएगा। अगर आपको मनी महेश यात्रा की अथॉरिटी का हेड बना दिया जाए तो आप क्या एक्शन लेंगे? सबसे पहले मैं तो डस्टबिन वगैरह लगवाऊंगा उधर से, क्योंकि डस्टबिन है नहीं। अब फिर इसका वर्कर हायर करने पड़ेंगे ताकि जो डस्टबिन खाली करते हैं, क्योंकि डस्टबिन अगर कुछ जगह है भी तो वहाँ पे खाली नहीं है तो भर जाता है, फिर वहाँ से कूड़ा नीचे इकट्ठा हो जाता है, बाकी गिर जाता है, पहाड़ों में चला जाता है। फिर लंगर में आप दोनों की फेवरेट डिश क्या थी? हुआ था हलवा। बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी ये कि लंगर वाला तो उनके पास दाल चावल। नाइस। और पूरी ट्रिप में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन बना? मेरा तो सारे दोस्त अच्छे थे। सारे दोस्त अच्छे? हाँ, बाकी मेरे को क्या कहते हैं, हर्ष के साथ मैं ज़्यादा रहता था जी। और फिर उसके बाद इसका नाम क्या है और नेहा के साथ भी। हाँ। ओके। और आखिरी क्वेश्चन, अगर आपको यात्रा में दोबारा जाने के लिए कहा जाए तो आप फिर से यात्रा में जाना चाहेंगे, और जाना चाहेंगे तो क्यों जाना चाहेंगे? जाना चाहेंगे बिल्कुल। रीजन? रीज़न ये है कि अच्छा लगता है, अब तो एक तरह अच्छा लग रहा है। बाकी हम सफाई करते थे ना, हमको भी खुशी मिलती थी। हम यहाँ की चीज़ जैसे कूड़ा है उसको सफाई करते थे तो हमें भी दिल से फीलिंग होती थी, सही लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम आपके बाकी वॉलंटियर से बात करते हैं वृक्ष फाउंडेशन के। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुभम और हर्ष का बहुत स्वागत है। तो बाकी हम मेंबर से बात कर चुके हैं, आप दोनों भी अपना एक्सपीरियंस बताओ। आप कौन सी साइट पे थे? पहली बात तो आप ये बताओ। मैं और शुभम हडसर साइट पे थे, लाइक 7 ऑफ साइट्स आर सेलेक्टेड, तो मैं और शुभम हडसर साइट पे थे। हमारी प्लेसमेंट हडसर पे थी जी। दिस इज बेसिकली बेस कैंप जहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। हाँ, उन्होंने बताया था। तो आपका मतलब वहाँ से लेकर आप बिल्कुल एंड तक या टॉप तक शायद गए थे? नहीं, अब जैसे हम मे बी 20 डेज तक होके आए हैं इधर, तो हम 20 डेज तक ही हडसर में थे। बाद में जब यात्रा खत्म हुई तो हम लोग फिर वापस मतलब मनी महेश गए थे और फिर नीचे आए थे। वो हम बेसिकली ऊपर यात्रा करने के लिए गए यात्रा करने के लिए गए थे। जी। तो एक बात बताइए, इतने हार्श वेदर में इतना टफ था कि वहाँ पे मेडिकल टीम और बाकी सारी चीज़ें के लिए होना बहुत ज़रूरी था। तो आपने कभी पर्सनली ऐसा फेस करा, हेल्थ इश्यूज़, या फिर ऐसा लगा कि तबीयत खराब हो रही है? जैसे कमल ने बताया था कि उनकी थोड़ी सी जाते वक्त तबीयत खराब हो रही थी, तो आपको पर्सनली ऐसा लगा या किसी और आपके ग्रुप मेंबर्स वगैरह की? लाइक ना मतलब जैसे बसेस और हम ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं ना, तो मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ बसेस और ट्रेन्स में ट्रैवल करने के लिए। बट वहाँ जाके ही मेरे को ना यहाँ से ही डाइजेशन इश्यूज हो रखे थे थोड़ा सा। जी। तो मुझे क्या हुआ ना, लाइक फर्स्ट डे जब काम करने का बारी आया ना, तो इन चारों में 4 लोग हमारे काम कर रहे थे और मैं अकेला बेड पे था। तो ना मेरे को ना बहुत रिग्रेट हो रहा था, लाइक मैं फर्स्ट डे आके यहाँ बेड पे रेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को बहुत ख़राब लग रहा था। लाइक फिर मेरे को लगा मतलब मेडिसिन लिया, नॉर्मल लोकली लोगों से पूछा, जो लंगर में हमारे मेडिकल ऑफिसर बैठते हैं उनसे, जब उनसे भी कोई असर नहीं हुआ ना, तब मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे मैंने बस पकड़ा और मैं वहाँ से हडसर से 80 से 90 किलोमीटर दूर चंबा रात को 12:30 बजे गया। फिर मैं वहाँ जाके एडमिट हुआ, मतलब 3-4 घंटे मुझे एडमिट किया। फिर बाद में मतलब एक वो था ना, सर ने मेरे को बोला था वहाँ से कि या तो आप घर चले जाओ और या फिर आप देख लो, आप अपने सूटेबल जैसे भी रहेगा। तो ना वो एक मेरे को याद आता है ना कि मैं चंबा गया, एडमिट हुआ और फिर मैं वहाँ वापस आया। अब वापस काम करने आए? वापस काम करने आया 20 दिन के लिए। तो वो एक बढ़िया फेज था मेरे लिए कि यार मतलब कुछ करना है, तो मतलब एक चेंज का पार्ट रहना है, तो इसलिए मैं वापस आया और पूरा 20 दिन लगे रहे। तो वो एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और ये मतलब आप पूरा इतना वहाँ से पहले दिन ही आपकी तबीयत खराब हुई? पहले दिन बिल्कुल। पर फिर भी आपने हार नहीं मानी? क्योंकि ना वही है ना, कुछ हम करने के लिए जा रहे हैं, कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे हैं, और फिर मेरी टीम मतलब अधूरी रह जाती है, या फिर मतलब मेरा मन ही नहीं लगता कि मैं अकेला मैं अपने घर जाऊंगा इन टीम के बिना। तो ना तब मैंने ठाना कि यार मैं जाऊंगा चाहे कुछ हो। मतलब फिर मैं हॉस्पिटल से फिर वापस आया, मतलब हडसर से चंबा मतलब 5.5-6 घंटे ट्रैवलिंग है, तो ना 5 घंटे बस में जाना, 5 घंटे बस में आना, सो इट्स रियली डिफिकल्ट।
तो आपने, मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मेंटली और फिजिकली आपने अपने आप को वहाँ के लिए प्रिपेयर कैसा किया? क्योंकि यहाँ तो हम जैसे हमारी कोई ड्राइव्स होती हैं तो हम पता होता है कि हमें यहाँ 8 बजे 9 बजे कितने टाइम में भी पहुँचना है, तो हम आ जाके प्रेजेंट हो जाते हैं। बट वहाँ पे बहुत अपोजिट होता है यहाँ का, दिल्ली के वेदर से या सिटी के वेदर से काफ़ी अलग है, वेदर अलग है हमारे यहाँ पे, और ऑब्वियसली वहाँ पे चढ़ाई करनी है। तो मेंटली और फिजिकली कुछ आपने कुछ ऐसे अपने आप को समझाया, एज अ टीम आपने डिस्कस करा होगा कि नहीं आज अगर बारिश हो रही है तो काम करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो ऐसा कुछ रहा आपका कि आपने अपने आप को कैसे समझाया? मेंटली तो हम लोग घर से ही सोच के चले थे, लाइक प्रीवियस मैंने वीडियोस देखा कुछ अपने आप को, क्योंकि मेरी फिजिक अच्छी है जी। तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ लाइक कि कुछ प्रिपरेशन करना, लाइक प्रीवियस यूट्यूब पे भी कुछ वीडियो देखे, लाइक वहाँ का वेदर कैसा है और ज़्यादा मतलब क्लोथिंग वगैरह, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, यही सब कुछ किया था, इसलिए हम आराम से प्रिपेयर हो गए थे। और मेरा वहाँ पे जैसे मैं वहाँ पे जितने भी हमारे वो थे वॉलेंटियर्स और वर्कर्स साथ में थे, वहाँ पे मैं सबसे छोटी थी। अच्छा। तो मेरे को वहाँ पे ऐसे बहुत एप्रिसिएशन मिलता था कि सबसे छोटी हो और यहाँ पे हूँ मैं, मतलब तो वहाँ मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती थी वहाँ पे। मतलब वहाँ पे जैसे हम 20 दिन रहे लगभग, जी। तो मतलब मेरी लाइफ में जितने मेरे 20 साल में जितनी मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिली ना, वहाँ पे 20 दिन में मेरे को रिस्पेक्ट वाह। मिली थी। मीन्स वी रियली रिसीव्ड अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स देयर। Yeah. जो हमसे पूछता जा रहा था वो कह रहा था कि यार आप सच में एक मतलब एक मोटिवेशन हो हमारे लिए कि आप लोग इतनी दूर से सिर्फ ये काम करना है, अपना कॉलेज छोड़ के सब कुछ छोड़ के। बाकी लोकल्स और टूरिस्ट ऑब्वियसली हाँ, हम obviously। आप जैसी यंग जनरेशन को देखकर ना उनको लगता ही होगा कि यार इतने छोटे से इतना सही काम कर रहे हैं, सिटीज़ में तो लोग कर ही रहे हैं, बट आप वहाँ जाकर भी वॉलंटियर कर रहे हैं तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। तो शुभम और हर्ष, आप दोनों ये बताइए कि आपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे किया? क्योंकि यहाँ जब ड्राइव्स वगैरह होती हैं, जैसे हम बुलाए जाते हैं कि चलिए यहाँ सफाई करनी है, यहाँ पेड़ लगाने, तो उतना हम सोचते नहीं है। दिल्ली के किसी भी कोने में हो जाती है, दिल्ली में कहीं भी हो जाती है। तो आपने कैसे कन्विंस किया? क्योंकि वहाँ जाकर पहाड़ों में काम करना वो बहुत अलग ही चैलेंज है, तो आपने कैसे कन्विंस किया फिर? लाइक स्टार्टिंग में तो पेरेंट्स नहीं मानते इजीली, क्योंकि 20 दिन का यार कोई नहीं भेजेगा, 20 दिन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ना इट्स रियली डिफिकल्ट कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना। बट ना मैंने अपनी मम्मी को समझाया पहले कि हम किस मोटिव के लिए जा रहे हैं, और तो थोड़ा पहले दिन तो थोड़ा सा दिक्कत रहा कि नहीं मान रहे थे, बट लास्ट में ना कन्विंस हो गए कि हम एक किसी चेंज का पार्ट बनने जा रहे हैं, बेसिकली हम कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं। तो इजीली मतलब फिर मम्मी ने हाँ कर दिया इजीली। और जैसे हमारा मतलब मेरा बेसिकली है कि जैसे वीकेंड्स पे हमारे विकसित की ड्राइव्स होती है, तो जैसे हमारा कॉलेज रहता है मतलब वीकेंड उस पे मतलब मंडे टू फ्राइडे आपका कॉलेज, फिर सैटरडे और संडे मतलब घर पे ऐसा कभी परमिशन नहीं मिलता। मेरे घर वाले कभी खुशी खुशी नहीं बोलते कि जा। मेरी मम्मी कहती है कूड़ा उठाने जा रही है, उससे अच्छा घर पे ही साफ कर ले, घर पे झाड़ू पोछा कर लो, ऐसा रहता है। तो मतलब हमेशा मम्मी का यही रहता है कि मैं वहाँ जाती हूँ, फिर मैं कूड़ा उठाने जाती हूँ, उससे अच्छा घर पे ही मैं काम कर लूँ। डिसअपॉइंटमेंट मम्मी को होता है कि घर पे रह के थोड़ी हेल्प नहीं कराती काम की। तो इसीलिए जब स्टार्टिंग में मैंने विकसित ज्वाइन किया था तो बहुत दिक्कत होती थी, घर पे मम्मी भी थोड़ा गुस्सा रहती थी। फिर उसके बाद जैसे मैं कॉलेज से आती थी तो फिर मैं मतलब बहुत थक जाती थी मेंटली, तो काम नहीं कर पाती थी घर का। फिर मैं अब जैसे अब उसके बाद फिर मैंने मम्मी की हेल्प करना स्टार्ट की। जैसे मैं कॉलेज से आती थी फिर भी मैं काम करती थी, और सुबह जैसे हमारे वीकेंड्स पे जैसे ड्राइव्स होती थी तो सुबह मैं काम करके जाती थी कि मम्मी ऐसे गुस्सा ना, मम्मी भी खुश हो जाए मेरे से। तो ये तो विकसित का अच्छा इम्पैक्ट पड़ गया आपकी पर्सनल लाइफ पे भी। हाँ बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ पे, क्योंकि ना हम लोग कॉलेज में इतना कुछ खास है नहीं, हमारा कॉलेज लाइफ इतना अच्छी रही नहीं है। तो ना लाइक एक मेरा शुरुआत से वॉलंटियरिंग का वो था हर किसी के साथ, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। तो गांव में भी एक ब्रेक थ्रू नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है जी। तो हम लोगों ने ना साथ साथ कुछ ना कुछ किया है कि एक्स्ट्रा कुछ। तो लाइक वॉलंटियरिंग का मतलब पहले से ही दिमाग में कीड़ा है कि एक चेंज का पार्ट बनना है हम लोगों को, कि हम अकेला करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे बेसिकली, बट हम कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। मुझे आप दोनों से बात करके लग रहा है कि आपने मेंटली और फिजिकली तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर थे, मनी महेश के लिए भी और यहाँ के लिए ड्राइव्स के लिए भी। और कुछ ऐसा कोई पर्सनल मूवमेंट रहा हो या ऐसा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो कि आपको हमेशा लाइफ में याद रहेगा मनी महेश यात्रा से रिलेटेड, तो ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, मेरे पास 2 एक्सपीरियंस है लाइक एक शेयर करने के लिए। तो फर्स्टली क्या हुआ था ना, लाइक उस दिन जैसे वर्कर के साथ मैं और कमल रहते थे, सैनिटेशन वर्कर के साथ। और तो उस दिन किस्मत से था ना, कमल मेरे साथ नहीं था, कमल का थोड़ा सा तबीयत डाउन था, तो मैं और शुभम थे वहाँ। तो एक पर्टिकुलर जैसे 7-8 लंगर होते हैं वहाँ, तो एक लंगर वालों ने क्या किया ना कि हमारे वर्कर्स को थोड़ा सा
मतलब हरासमेंट टाइप कुछ किया, मतलब सीन हो गया था उधर। तो एक पब्लिक मैनेजमेंट का सीन मुझे समझ आया कि हाँ हाउ टू मैनेज पीपल बेसिकली। तो एक वो अंकल थे ना, वो हमारे वर्कर को जबरदस्ती मतलब मारने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा लाइक physical थोड़ा हो हाँ गया। लोअर कास्ट हो गया ना ये। तो ना अभी भी वो डिस्क्रिमिनेशन होता है इधर हमारे साथ कि मतलब उन लोगों को ना लंगर जहाँ नॉर्मल लोग बैठते हैं तो वो लोग बैठ नहीं पा, मतलब उन लोगों को मतलब नॉर्मल Allow लोगों के नहीं साथ किया गया नहीं वहाँ बैठ पे। रहे हैं, ऐसा कुछ किया। तो मैंने ना मतलब फिर वो मारने के लिए दौड़ रहे थे हमारे वर्कर को। तो ना मैंने जो लंगर के ओनर थे ना, मैंने उनको पहले तो मैनेज किया, उनके सारे बंदों को मैनेज किया, फिर उनको उनसे ना पर्सनली आधा घंटा बात की कि ये हम तो फिर भी हम तो इनको असिस्ट करें, सुपरवाइज करें, बट दीज आर द एक्चुअल हीरोज। एग्जैक्टली। यदि आप इन लोगों की इज्जत नहीं करोगे तो फिर आप मतलब क्या फायदा आपका लंगर लगाने का भी। लाइक यही सब कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, यही मतलब इनको लोअर कास्ट ऐसा क्यों माना जा रहा है कि ये इन्होंने ही सब कुछ किया है, हम तो सिर्फ इनको असिस्ट कर रहे हैं असिस्ट ना। करें, मेन तो काम तो हाँ। पूरा सेग्रीगेशन पूरा कूड़ा तो वही कर रहे हैं। और एक सेकंड और मतलब इसी से रिलेटेड एक वो था कि लाइक जो सैनिटेशन वर्कर्स के बच्चे थे ना, तो एक लंगर पे मैगी मिल रहा था। तो ना वो अंकल ना उन लोगों को मैगी नहीं दे रहे थे, पता नहीं क्या सीन हुआ था। वो अंकल बोल रहे कि दीज आर फ्रॉम लोअर कास्ट लाइक। तो ना मेरे को बहुत खराब लगा कि यार आज भी वही सोच है, मतलब हम लोग कहाँ जी रहे हैं कि दीज मतलब ये भी इंसान है, तो इनको मतलब खाने का फ्री है, डजंट मीन कि आप इनको नहीं दोगे। कि यार आप इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो, हम तो फिर भी हम तो असिस्ट करने आए जैसे। तो ये तो अपना एक्चुअल काम करने आए ना, आप इन लोगों के साथ क्यों इतना भेदभाव कर रहे हो। तो ना फिर सेम उन अंकल के साथ भी मेरा कुछ बात हुआ, फिर लाइक हमने कुछ कम्युनिकेट किया, फिर मैटर सॉल्व हो गया। तो शुभम और हर्ष, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट था, आपने इतना एफर्ट लगाया, वहाँ घर वालों से भी थोड़ा सा ये बोल लीजिए कि जिद करके लड़कर आप वहाँ गए, तो वहाँ की आपकी इतने एफर्ट्स का, इतनी मेहनत का वहाँ पे कोई लोगों पर या वहाँ के आसपास लोकल जितने भी थे उनका कोई इम्पैक्ट पड़ा? आपको लगता है कि आपको देखकर और भी थोड़ा सा हुए होंगे, मोटिवेट लगा लीजिए, या कैसे होंगे कि यार ये काम तो हमें करना ही चाहिए? डेफिनेटली सर, लाइक लोकल शॉपकीपर्स को ना हमने इतना समझाया कि लाइक आप लोग थोड़ा वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को थोड़ा अलग करो। तो ना बार बार हम लोग उन लोगों की दुकान के सामने जाते थे, बोलते थे। तो ना फिर 2-3 दिन तक तो उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कचरा तो कचरा है ना, ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट क्या फ़र्क पड़ता है। बट ना 3-4 दिन हमने फोर्स किया उन लोगों को कि यार हम लोग भी काम करें, आप आपसे थोड़ा ही तो वो चाहिए, थोड़ा ही तो सपोर्ट सपोर्ट चाहिए। चाहिए। हाँ कि आप यार थोड़ा सा तो करो, एक डिब्बा उसका ड्राई वेस्ट का, एक वेट वेस्ट का आप वेस्ट अलग का। रखो ना, जिससे हमें सेग्रीगेट करने में इजी हो। तो ये चेंज आया, उन लोगों को हमने समझाया कि अलग अलग चीज़ होती हैं और वो आपको ही इफेक्ट कर रहा है। हम लोग तो चले जाएंगे 10-15 दिन के बाद, यहाँ वो चीज़ आपको इफेक्ट करेगी, हमें कोई फर्क नहीं रहे तो पड़ेगा। वहीं रहे हैं लोग। तब उन लोगों को समझ में आया कि आप ये मतलब यहाँ एक्चुअली में कुछ करने के लिए आए हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं। बहुत बढ़िया लगा आप दोनों के एक्सपीरियंस सुनकर। चलिए मैं आप दोनों से अब रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको मनी महेश की यात्रा की अथॉरिटी का हेड बना दिया जाए तो आप क्या एक्शन लेंगे? बेसिकली लंगर के ऊपर ही एक्शन हो, एक तो लोकल शॉपकीपर्स के ऊपर एक्शन लूंगा कि ना मतलब उनके पास पर्टिकुलर लाइसेंस हो, जो शॉप लोकल शॉप होती है ना, छोटी मोटी शॉप होती है, उनके पास पर्टिकुलर लाइसेंस हो। और एक जो प्लास्टिक कप्स होते हैं और प्लास्टिक का जितना भी सामान हो पूरा बैन ban होना करेंगे चाहिए। ग्लासेस और स्टील प्लेट जो भी वो यूज़ करते हैं वो उनको यूज़ करना चाहिए। लाइक वो वहीं फेंक देते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी हमें जो स्मॉल शॉप्स होते हैं उनके साथ हमारा मतलब असिस्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि छोटी शॉप है और वो तो कैसे ही मतलब अपने पास कुछ डिब्बा रखेंगे लाइक जी जी जी। उसके लिए। तो हम लोग यही है कि लंगर पे थोड़ा वो करेंगे। चलिए। पर्टिकुलर एक लंगर को ना मैं असिस्ट करूंगा कि आप एक बंदा ना सिर्फ इन्हीं काम के लिए रखो, वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए, और आसपास देखो कि वो आपके आसपास लंगर के आसपास कुछ कचरा तो नहीं फैला रहा है, कुछ डस्ट या फिर एनीथिंग जो भी। आप एक पर्सन स्पेशली उसके लिए असिस्ट करो हर लंगर, और तो इससे ना हमारा काम इजी होगा बेसिकली। हम तो वर्कर के साथ जाते रहेंगे, अपना हमको तो कलेक्ट करना है बेसिकली, बट आसपास की थोड़ा कम्युनिटी को फायदा होगा उस चीज़ के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि लंगर की आपकी सबसे फेवरेट डिश क्या थी आप दोनों की? आलू पराठा। आलू के पराठे। आलू हम के लोग पराठे। सुबह-सुबह 7 सुबह बजे जाते थे ना, तो हम हमारा सब एक खाना रूटीन खाते चेक थे। हो गया था कि वर्कर के साथ हम पहले ब्रेकफास्ट करके आएंगे, जी। फिर बाद में अपना कलेक्शन करेंगे। तो हम ना लंगर पे जाके देखते थे कि कहाँ मतलब अच्छा चीज बना है, पूरा हमें एकदम तो- स्कैन कर देते थे हाँ, हम लोग। बेसिकली हमें तो राउंड मारना ही था कि कहाँ पे क्या हाँ। हुआ। रैपिड फायर से यहाँ पे जैसे दिल्ली में है तो ऐसे 40 रुपए प्लेट देते हैं, और वहाँ पे तो बिल्कुल फ्री था। ऐसे आलू के पराठे बिल्कुल, और दही, पहाड़ों में उस अलग ही, अचार गर्मा और गर्म, चाय भी, चाय के साथ और सुबह सुबह गर्मा बहुत गर्म। मजा आता था। देख, हर खाना वहाँ का बहुत अच्छा था। हाँ। हम कुछ ऐसे नहीं छाट रहे हैं कि कुछ अच्छा था कुछ गलत, बट हर हमें खाने को मिल रहा है। फर्स्टली
हमको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो हम उसमें नहीं छाट सकते ना कि वो अच्छा है या बुरा है। जी। सब कुछ अच्छा। तीसरा क्वेश्चन है आपकी, पूरी ट्रिप में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन बना? मेरे सभी अच्छे दोस्त थे, लाइक मैंने ना, मेरे साथ तो हमेशा 24 घंटे कमल रहता था। मतलब कमल के साथ जाना आना सब कुछ, तो ना मेरे को ना उसको जानने को मौका, क्योंकि वो मेरे से सीनियर है, उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। लाइक मेरे को कुछ चीज़, बहुत ऐसी चीज़ है जो नहीं पता चली, लाइक कमल ने अपना एक्सपीरियंस बताया, मुझे गाइड किया कि लाइक फ्यूचर में मुझे क्या कुछ करना चाहिए। तो ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड फॉर मी। और मेरी नेहा दीदी, वो मेरी रूम पार्टनर भी थी, 24 घंटे मेरे साथ रहती थी। मतलब बहुत अच्छी थी वो, मेरे को बहुत अच्छे से संभाला वहाँ पे उन्होंने, मेंटली फिजिकली, और मेरा बहुत ध्यान रखती थी। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको यात्रा में दोबारा जाने के लिए कहा जाए तो आप फिर से यात्रा में जाना चाहेंगे, और जाना चाहेंगे तो क्यों जाना चाहेंगे? लाइक मैं तो जाना चाहूँगा, क्योंकि ना अभी भी हमारे हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई थी, लाइक हमने कुछ गलतियाँ की थी जी। स्टार्टिंग में। लाइक मेरा हेल्थ इशू था, तो हम लोगों को ना, हम कुछ और भी लोग आएंगे, हम उनको भी इनकरेज करेंगे लाइक क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जो हमसे लंगर के अकॉर्डिंग जो गलतियाँ हुई हैं तो हम उन गलतियों को पहले ही सुधारेंगे ना। हम पहले ही दिन मीटिंग करके, या फिर उससे पहले दिन हम लोग उन लोगों से मीटिंग करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि जो हमारी गलतियाँ हम उनको मतलब सुधार सकें बेसिकली। तो और मैं जैसे अभी जैसे हमारा एज है टीनेजर का, तो कभी कभी वैसे माइंड में आता है करियर को लेके कि मतलब पता नहीं कहाँ जाएंगे, करियर का क्या हुआ, क्या करेंगे आगे जाके। तो जैसे मैं वहाँ पे गई ना, तो मेरे को ऐसे बहुत लोग मोटिवेट किए कि हाँ, जैसे वो लोग कह रहे थे ना, तो मुझे लगता था कि हाँ मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ। चलो, तो मैं बहुत जाना बढ़िया। चाहूँगी वहाँ पे। बेसिकली बहुत अच्छे लोग मिले हम लोगों को वहाँ। तो हर जगह अच्छे लोग मिलेंगे, बट वहाँ का ना एक ऑरा ही अलग था, अलग मतलब था। बहुत अलग था। इतना लाइफ में मुझे आज तक ब्लेसिंग नहीं मिला है जितना वहाँ मिला था हम लोगों को। और हर रिस्पेक्ट लोग भी। कोई, हाँ, कोई ना कोई पूछ रहा था हम लोगों को, और फिर वो हमारी तारीफ कर रहा था, फिर बता रहा है कि आप लोग इस काम के लिए इतनी दूर आए। और जो नॉर्मल लोग होते हैं वो हेजिटेट करते हैं, लाइक अपना जो कूड़ा उन्होंने फेंका है वो उठाने तक हेजिटेट करते हैं, और आप पूरी पूरी मतलब पूरी कम्युनिटी का कचरा आप लोग ही उठा रहे हो, आप लोग असिस्ट कर रहे हो। सो इट्स रियली सो मच बिग थिंग फॉर अस। तो दोस्तों, आपने हमारी पूरी टीम के एक्सपीरियंस के बारे में जाना, कैसा उनका वहाँ का अनुभव रहा, कैसे उन्होंने वहाँ के चैलेंजेस को सामना करा। तो मैं अपनी टीम से चाहूँगा, अगर कोई वो ऐसा मैसेज देना चाहें इस वीडियो के एंड में कि लोग समझ पाएँ कि सिर्फ वो यात्रा ही नहीं थी, उस यात्रा के दौरान आपने ये भी सीखा कि कैसे चीज़ें हम सुंदर कर सकते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। मैं जैसे बताना चाहूँगा कि जैसे शिवम भाई ने बोला कि हम कैसे करना चाहेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने घर से निकलो और एक ग्राउंड रियलिटी देखो कि आप जैसे आप सिर्फ अपने घर को अपना मत समझो, पूरे देश को अपना समझो, क्योंकि ये जो पहाड़, ये नदी, ये सब हमारे लिए ही है। आप जाते हो कहीं भी देखने कुछ भी, ये तो आप ये मत करो कि वहाँ पे कूड़ा फेंक दो, बल्कि आप ये करो कि अगर आपको कुछ दिख रहा है तो आप उठा लो। तो ये ज़्यादा मतलब एक तरीके से बेनिफिट रहेगा हमारे लिए, हमारे देश के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए। तो मैं वृक्षित फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे जैसे ही वॉलंटियर्स को वहाँ जाने का हमें अपॉर्चुनिटी दी, और वहाँ पे एक महसूस करने को मिला कि शायद हमें कहीं और मिल नहीं पाता। तो बहुत बहुत धन्यवाद वृक्षित फाउंडेशन का, और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नमस्कार।